रोटी एक ऐसी चीज़ है जिसको कि हम हर दिन खाते हैं, लेकिन अगर रोटी को इस तरीके से मॉडिफाई किया जाए कि उसका न्यूट्रिशन बढ़ जाए, वो आपकी फर्टिलिटी के लिए आपको बहुत अच्छी मात्रा में न्यूट्रिशन देने लग जाए। और रोटी तो आप खाते ही थे, लेकिन फिर भी कुछ लोगों में बहुत कमज़ोरी है, कुछ लोग थके हैं, कुछ को लीवर प्रॉब्लम है, कुछ को गट अच्छा नहीं है। तो आज मैं रोटी से रिलेटेड ढेर सारी न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगी। इससे आपका बेबी प्लानिंग में कुछ अगर प्रॉब्लम आ रही है तो सॉल्व हो जाएगी। रोटी इतनी ज़रूरी चीज़ है कि हम हर दिन खाते हैं, क्यों ना हम इसको सीखें और सुधार करें। हेलो एंड वेलकम अगेन टू प्रेरणाज फर्टिलिटी केयर। आज के टाइम में दुनिया में एक अनजानी सी प्रॉब्लम फैल रही है। मेडिकल साइंस में इसे डिजीज़ कहा जाता है, सीलिएक डिजीज़, ग्लूटेन इंटॉलरेंस वगैरह। और ये होता किससे है? ग्लूटेन, जो कि मेनली गेहूँ, जौ, राई वगैरह में होता है। और गेहूँ एक ऐसी चीज़ है कि आप उसे इग्नोर कर ही नहीं सकते। हर जगह चपाती में गेहूँ का आटा यूज़ किया ही जाता है और नॉर्थ इंडिया तो बहुत ज़्यादा इस पर आधारित है। तो अगर किसी को ग्लूटेन इंटॉलरेंस है एंड वो गेहूं की रोटी खाया जा रहा है तो उसके साथ प्रॉब्लम होगी। बहुत सारे न्यूट्रिएंट उसके आंतों से एब्जॉर्ब नहीं होंगे, उसको कमज़ोरी रहेगी। प्रॉब्लम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं और समस्याओं में घिरे हैं और इनफर्टिलिटी भी झेल रहे हैं। अगर आप उस एज में हैं, आप उस कंडीशन में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है, इसे पूरा देखें। ग्लूटेन इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम भी इस वीडियो में एड्रेस होगी और रोटी में किस तरीके से न्यूट्रिशन बढ़ाया जाए उसकी भी प्रॉब्लम एड्रेस होगी। तो जिनको ग्लूटेन इंटॉलरेंस नहीं भी है उनके लिए भी बहुत अमेजिंग टिप्स हैं कि बेबी प्लानिंग अगर कर रहे हैं तो चपाती को हम कैसे खा सकते हैं, किस किस मिलेट की खा सकते हैं, किस तरीके से खा सकते हैं, किस तरीके से हम मिक्सिंग कर सकते हैं अपने आटे में जिसकी कि आप रोटी बनाते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लूटेन इंटॉलरेंस की। जिन लोगों को ग्लूटेन से प्रॉब्लम है, पचता नहीं है, ग्लूटेन जब आप खाते हैं और ग्लूटेन इंटॉलरेंट हैं तो आंतों की झिल्लियां ऐसे सिकुड़ जाती हैं, वो एब्जॉर्ब नहीं करती हैं और नतीजन आपका डाइजेशन खराब रहता है। आप कहते हो मुझे तो डाइजेस्टिव कई इश्यूज आप गिना दोगे डॉक्टर के पास जाकर। तो अगर ग्लूटेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको गेहूं छोड़ देना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। अगर आप टेस्ट नहीं कराए हैं, आपको सच में नहीं पता कि कंफर्म नहीं हो कि ये प्रॉब्लम आपको है, तो कुछ दिन रोटी छोड़ के देखो गेहूं की, आपको पता चलेगा डिफरेंस, फिर आप इस चीज़ को गहराई से समझ सकते हो। तो गेहूं आपको छोड़ना चाहिए अगर आपको ग्लूटेन इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम है, तो गेहूं की रोटी खाने से प्रॉब्लम है। इसके अलावा ढेर सारे मिलेट्स हैं जिनकी अब हम आगे चर्चा करते हैं। साल में 12 महीने होते हैं, गर्मी, सर्दी, बरसात, हर समय हर जगह मिलेट नहीं खाया जाता। गांव में मोटा अनाज अक्सर खाया जाता है, मोस्ट ऑफ टाइम खाया जाता है, लेकिन गर्मियों में लोग अक्सर मोटा अनाज नहीं खाते, मेनली मोटे अनाज की चपाती। पर मैं रिकमेंड करती हूँ कि उसका दलिया, उसका सूप आप हमेशा खा सकते हो। जहाँ तक बात है इस मौसम की कि अब सर्दियों की शुरुआत हो गई है और लगभग हर घर में कोई ना कोई मोटे अनाज की रोटी ज़रूर बनती है। चाहे राजस्थान हो तो बाजरे की, महाराष्ट्र हो तो ज्वार की, ऐसे हर स्टेट में, पंजाब हो तो मक्के की, हर स्टेट में कोई ना कोई एक मोटा अनाज खास तौर से उगाया जाता है और वो लोकली वहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो इसका न्यूट्रिशन कैसे बढ़ाएं, अपनी चपाती का न्यूट्रिशन कैसे बढ़ाएं? देखिए, अगर आप बेबी प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको न्यूट्रिएंट इंटेक बढ़ाना होता है। सेम डाइट में कैलोरीज नहीं बढ़ानी होती, लेकिन कैलोरीज उतनी रखते हुए उसमें पोषण बढ़ाना है। तो हमें ऐसे ऑप्शन तलाशने होते हैं कि जो बराबर कैलोरी में ज़्यादा ताकत, ज़्यादा पोषण, ज़्यादा मिनरल, विटामिन इत्यादि आपको दे सकें। तो अगर आप चपाती की बात करते हैं कि कौन सी रोटी खाऊंगी तो मुझे ज़्यादा ताकत मिलेगी, तो उसके कुछ ऑप्शंस हैं। नंबर 1, आप बाजरी खा सकते हैं। बेबी प्लानिंग में बहुत यूज़फुल है, लेकिन याद रखें मिलेट्स खाने का एक तरीका है कि जो भी मिलेट्स की आप चपाती बनाते हो, दलिया बनाते हो, ओवरनाइट सोक करो, 8 घंटे पानी में भिगोएं, फिर उसके बाद आप उसका दलिया बना सकते हैं। राइस के तरीके से उसको आप तैयार कर सकते हैं। उसको सुखा दीजिए, उसके बाद उसको पिसवा के और उसका आटा यूज़ किए। इससे आपको कोई भी शिकायत नहीं होगी मिलेट खाने के बाद में। इसी तरीके से आप ज्वार की रोटी खा सकते हो। इनमें खास बात क्या है? एक तो ये कम प्रोसेस होते हैं, इनमें प्रोसेसिंग नहीं हुई होती, तो इसके छिलका, जो दाने पर छिलका होता है, रिटेन रहता है और उसके अंदर समाहित विटामिन ई, कई सारे मिनरल्स और ढेर सारा फाइबर आपको मिलता है। तो आपने नॉर्मली प्रोसेस जो मार्केट से आटा खरीद के लाते उससे आपने ज़्यादा न्यूट्रिशन लिया। दूसरी चीज़ है, आप रागी ले सकते हैं। जिनको कैल्शियम की प्रॉब्लम है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, हड्डियाँ कट कट बोलती हैं, जॉइंट्स में दर्द रहता है, फोकस नहीं होता, डिप्रेसिव मूड रहता है, उनके लिए रागी बहुत अच्छा है। रागी में
बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम होता है दूध से भी, तो रागी आपके लिए बहुत अच्छा है। इसका आप सूप, हलवा, लड्डू, चपाती कुछ भी बनाकर यूज़ कर सकते हो। तो फर्टिलिटी के लिए ज्वार, बाजरी, रागी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं मानती हूँ रागी को, तो आप रागी ज़रूर यूज़ करें, विंटर सीजन में आपके लिए बहुत सुटेबल रहेगा। अब बात करते हैं कि अगर हम नॉर्मल गेहूं की ही रोटी खाते हैं तो उसमें हम न्यूट्रिशन कैसे बढ़ा सकते हैं। तो जी हाँ, सपोज़ आप आटा खरीदते हैं, पिसवाते नहीं हैं, तब भी सोल्यूशन हो सकता है कि आपने 200 ग्राम आटा लिया तो उसमें आपको 50-60 ग्राम बेसन मिला लेना चाहिए। चने का आटा, बेसन मिला लेना चाहिए। ध्यान रहे जो भी इंग्रेडिएंट आप लेते हो वो शुद्ध हो, इसके आप श्योरिटी करें। इसके अलावा 1 चम्मच पिसा हुआ फ्लैक्सीड पाउडर, फ्लैक्सीड को मिक्सी में पीस के डार्क कंटेनर में अंदर अलमीरा के अंदर रखें, हफ्ते भर के लिए पीस के रखें। और जब भी रोटी बनाते हैं तो गेहूं के आटे में थोड़ा बेसन ऐड कीजिए, थोड़ा सा फ्लैक्सीड पाउडर ऐड कीजिए और तब इस तरीके से गेहूं की आप रोटी तैयार कीजिए। इससे अमाइनो एसिड्स आपको ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे, फैटी एसिड आपको ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे और इस तरीके से आपकी रोटी से, सिंपली चपाती से आप अपने न्यूट्रिशन को बढ़ा सकते हो। तो फ्रेंड्स, सर्दियों में मिलेट, नॉर्मल गेहूं, इन सब के आटे को खाने का तरीका थोड़ा बदलिए। देखिए आपका एनर्जी लेवल इंप्रूव होता है और आपका न्यूट्रिशन प्रोफाइल भी इंप्रूव होने लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।